नहीं साथियों, यह बायोलॉजी का आज 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग जंतुओं और पादपों में परिवहन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग रक्त और हृदय के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि रक्त और हृदय से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और पादपों में परिवहन में हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावे हम लोग 4 टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं उस टॉपिक को आपने अभी तक देख लिया होगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जंतुओं और पादप में जो परिवहन की क्रिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा परिवहन कहते किसको है। परिवहन एक तो आपका यातायात होता है, जैसे आप गाड़ी बस मोटर से जो सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाना और वापस आना, ठीक उसी प्रकार से आपके शरीर में भी क्रियाएं होती है। समझिएगा कि परिवहन के माध्यम से क्या होता है, मानव शरीर में आवश्यक चीज़ का अंदर जाना और अनावश्यक चीज़ को बाहर निकालना। अब आवश्यक चीज़ क्या होता है, जैसे आपको श्वसन करना है, आप सांस लेते हैं तो उसमें आपके लिए जो आवश्यक चीज़ है वो आपका ऑक्सीजन है। यानी ऑक्सीजन का अंदर जाना, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अंदर जाना यह एक आवश्यक चीज़ है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब चीज़ मानव शरीर से बाहर की ओर निकलता है। यह क्या हो गया, तो यह आपका अनावश्यक हो गया। ठीक है, तो परिवहन समझ गए आप कि इसके माध्यम से क्या होगा कि मानव शरीर में आवश्यक चीज़ अंदर की ओर जाएगा और जो अनावश्यक चीज़ है वह बाहर की ओर चला आएगा। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे परिसंचरण तंत्र कहते किसको है। तो देखिएगा, एक आपका हृदय है, दूसरा आपका रक्त वाहिनियाँ है। रक्त वाहिनियाँ जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे, एक आपका शिराएँ हैं, दूसरा आपका धमनी है। तो हृदय हो गया, रक्त हो गया और रक्त शिराएँ, रक्त धमनियाँ, ये सभी संयुक्त रूप से मिलकर हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। और उसी के माध्यम से परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, उसी के माध्यम से ब्लड जो है सर्कुलेट करता है पूरा बॉडी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिसंचरण तंत्र। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर मानव शरीर के लिए आवश्यक चीज़ और अनावश्यक चीज़ क्या है। तो समझिएगा कि मनुष्य के शरीर में जैविक क्रियाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पदार्थ की ज़रूरत होती है। जैविक क्रिया जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, हमारा शरीर में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, तो ये सब आपका जैविक क्रिया है और इसके लिए आपको कई महत्वपूर्ण पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे ग्लूकोज हो गया, उसके बाद आपका ऑक्सीजन हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, हार्मोन हो गया, प्रोटीन हो गया। तो ये सभी क्या है, आपके शरीर के लिए आवश्यक चीज़ है। लेकिन जब जैविक क्रिया घटित होती है हमारे शरीर के अंदर तो उसके उपरांत कुछ हानिकारक पदार्थों का भी निर्माण होता है। अब हानिकारक पदार्थ में क्या हो जाएगा, तो एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा अमोनिया हो गया, तीसरा यूरिया हो गया। तो ये सभी के सभी आपका हानिकारक पदार्थ है और यह हानिकारक पदार्थ शरीर से किसी न किसी रूप से बाहर निकल जाता है। यानी कि जो आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है उसका शरीर के अंदर जाना और जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक चीज़ है उसका शरीर से बाहर निकलना, यही आपका परिवहन कहलाता है। और यही जो है पूरा परिसंचरण तंत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं परिसंचरण तंत्र और आपका परिवहन कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, कई बार आप सुने होंगे जल परिसंचरण तंत्र। अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे आगे वह होगा रक्त परिसंचरण तंत्र, जो मानव में मेनली रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जल परिसंचरण तंत्र किस में होता है तो आप नोट करेंगे, स्पंज, हाइड्रा और सिलिंट्रेटा में क्या होता है, जल परिसंचरण तंत्र होता है। यानी कि उसमें क्या होता है, ब्लड नहीं होता है, जो भी चीज़ होना है उसमें वो आपका जल के माध्यम से ही होता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो परिसंचरण तंत्र जो है आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका बंद परिसंचरण तंत्र होता है, दूसरा आपका खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। समझिएगा, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। एक आपका ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा में क्या होता है कि जितना भी छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं वह सभी के सभी ऑर्थोपोडा संघ में शामिल है। तो ऑर्थोपोडा संघ हो गया, कॉकरोच है, केकड़ा है, झींगा मछली, मच्छर, मक्खी आदि, तथा मोलास्क संघ में। अच्छा, मोलास्क संघ में क्या क्या था उसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि मोलास्क संघ में आपका घोंघा है, सीपी है, ऑक्टोपस, ये मोलास्क संघ हो गया। ऑर्थोपोडा संघ में क्या हो जाएगा, कॉकरोच है, केकड़ा है, झींगा मछली, मच्छर और मक्खी। यानी कि 2 संघ, एक आपका ऑर्थोपोडा हो गया, दूसरा आपका मोलास्का हो गया। ये दोनों संघ में अगर पूछा जाए कि किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है तो आप कहेंगे खुला परिसंचरण तंत्र होता है। यानी इसमें कोई भी शिराएं नहीं होती है, जो भी आपका परिसंचरण होगा वह खुला होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 2 संघ आपके लिए महत्वपूर्ण है।
अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरा जो परिसंचरण तंत्र है, उसका नाम है आपका बंद परिसंचरण तंत्र। अच्छा, बंद परिसंचरण तंत्र कहाँ होगा? तो आप ध्यान दीजिएगा कि सभी विकसित जंतु जैसे मछली हो गया, मेढक है, सर्प है, पक्षी है, केचुआ है तथा स्तनधारी, ये सभी में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आप कहेंगे बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन आप नोट करेंगे, एक आपका ऑर्थोपोडा संघ है, एक आपका ऑर्थोपोडा संघ है और दूसरा जो आपका है वो मोलास्का संघ है। ये दोनों संघ में कैसी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा खुला परिसंचरण तंत्र। लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वह ज़्यादातर एग्जाम्पल के माध्यम से पूछा जाता है कि इनमें से किस में बंद परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो वहाँ पे आपको मेढक होगा, केचुआ होगा, स्तनधारी होगा और चौथा जो ऑप्शन होगा कीट पतंग का वहाँ पे नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा कि मनुष्य में तो बंद जो है परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन बंद के साथ साथ विकसित और दोहरे प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो एक बार आप देख लीजिए कि हम लोग क्या क्या चर्चा किए हैं। एक तो परिवहन के ऊपर चर्चा की है, दूसरा आपका परिसंचरण तंत्र हो गया जिसमें हम लोग देखें कि आवश्यक और अनावश्यक चीज़ क्या होता है उसमें, और जल परिसंचरण तंत्र का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लिए हैं, और परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा कर लिए हैं। अब यहाँ से आपका मेन और महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होता है जहाँ से लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समझिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र किसको कहते हैं। यहाँ पे तीन वर्ड है, एक आपका है रक्त, दूसरा है परिसंचरण, तीसरा है तंत्र। रक्त यानी कि ब्लड हो गया, परिसंचरण यानी कि सर्कुलेट करना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना और आना, ये हो गया परिसंचरण तंत्र। तंत्र यानी कि सिस्टम, यानी कि ब्लड जिस माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाता है और वापस आता है उसी को हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा रक्त के बारे में क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझिए रक्त क्या है। तो आपका आंसर होगा रक्त यह एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल क्योंकि लिक्विड है तो आप कहेंगे रक्त क्या है, तरल है। संयोजी क्या होता है, कनेक्टिव होता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ना। आपका जो शरीर है उसमें देखेंगे ब्लड क्या है, अगर आपके पैर में ब्लड है तो आपका सर में भी ब्लड है, यानी एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, तो उसको हम लोग संयोजी कहते हैं। और उत्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तक क्या होता है, एक से अधिक कोशिका के मिलने से क्या होता है, उत्तक का निर्माण होता है। यानी कभी भी आपसे पूछे कि ब्लड क्या है तो आपका आंसर होगा ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। अच्छा, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो आप कहेंगे कि ब्लड का निर्माण आपका मनुष्य में लाल अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं, तो ब्लड का निर्माण यहीं पे होता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में यकृत और प्लीहा में होता है। दोनों प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछे ब्लड का निर्माण कहाँ होता है तो आपका आंसर होगा रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है तो वह लीवर एवं स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ब्लड का आपके शरीर में कार्य क्या है, फंक्शन क्या है उसका। तो समझिएगा रक्त का क्या क्या आपका शरीर में कार्य है। तो रक्त क्या करता है, यह पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। जो पचा हुआ भोजन है, देखिए आप सभी ने पाचन तंत्र पढ़ लिया पिछला वीडियो में, तो जो पचा हुआ भोजन है उसी से हमें क्या होता है, एनर्जी मिलता है। और पचा हुआ भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक कौन ले जाता है, तो वह रक्त ले जाता है। और रक्त का और क्या काम है, तो रक्त क्या करता है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि रक्त क्या होता है, रक्त में एक रंजक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है आपका हीमोग्लोबिन। आप सभी ने कई बार प्रश्न देखा होगा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो जिसका आंसर मिलता है आपको हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, उसमें लोहा पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है, लाल होता है। लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो उसको समझिएगा। हीमोग्लोबिन का ही कार्य है ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आना। फिर से सुनिएगा, हीमोग्लोबिन से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो रंग है वो लाल होता है। दूसरा प्रश्न, हीमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाएगा। तीसरा प्रश्न, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य है जो ब्लड है, ब्लड में घुले रहना, और वो जो आपका हीमोग्लोबिन है उसके माध्यम से ब्लड में क्या करता है,
ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आता है। तो हीमोग्लोबिन से 3-4 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिएगा कि शरीर का जो पीएच मान होता है, जो टेम्परेचर होता है, उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। शरीर को रोगों से रक्षा कौन करता है? तो आपका ब्लड ही करता है। तो क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं? पहला, शरीर के जो आपका रक्त है, रक्त के कार्य क्या क्या हैं? तो पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाना। रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके माध्यम से ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना। शरीर का टेम्परेचर और पीएच मान को कौन कंट्रोल करता है? तो ब्लड ही करता है। शरीर को रोगों से कौन बचाता है? तो वह भी आपका ब्लड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रक्त का कार्य। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो उसमें हम लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं। अगर मनुष्य में देखेंगे तो ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में, खासकर पुरुष में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। लेकिन महिलाओं में देखेंगे तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो ब्लड होता है आधा लीटर कम होती है। ठीक है, तो एक एवरेज आपको ध्यान में रखना है कि रक्त मनुष्य के शरीर में औसत मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। अगर आपको ब्लड का पीएच मान पूछे कि मानव शरीर में जो ब्लड है उसका पीएच मान कितना है, तो 7.6 है। और 7.6 है, इसका मतलब है कि ब्लड कैसा है? तो ब्लड आपका क्षारीय है। देखिए, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे अम्ल क्षार, तो वहाँ पे चर्चा करेंगे कि 0 से लेकर आपका 14 तक क्या है, वहाँ पे पीएच मान होता है। तो बीच में एक आपका 7 आता है। तो 7 अगर पीएच मान किसी चीज़ का है तो वह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 यानी कि 0 से 7 तक जो भी चीज़ है जिसका भी पीएच मान 0 से 7 के बीच में आता है वह अम्लीय होता है। और अगर 7 किसी का पीएच मान है तो वह उदासीन होता है। और 7 से 14 तक जो होता है वह क्षारीय होता है। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.6 होता है। यानी कि 7 में तो उदासीन है और 7 में जितना भी आप प्लस करते जाएंगे वह क्षारीय होता जाएगा। लेकिन कैसा क्षारीय? तो हल्का क्षारीय। ठीक है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो हम लोग ब्लड को समझ लिए कि ब्लड का अध्ययन किस में किया जाता है, ब्लड क्या है, ब्लड का पीएच मान क्या है, ब्लड का कार्य क्या है। अब समझिएगा, ब्लड 2 भागों में बटा होता है। रक्त जो है, रक्त आपका 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जो भाग है जिसको हम लोग ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, रक्त प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा जो है आपका ब्लड कार्पल है जिसको हम लोग रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है आपका 2 भागों में बटा है, एक ब्लड प्लाज्मा है, दूसरा आपका ब्लड कार्पल्स है। अब ब्लड प्लाज्मा को आप डिटेल में चर्चा कीजिएगा, इसमें डिटेल में आप समझ पाइएगा। ब्लड प्लाज्मा क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है, यह जो आपका रक्त प्लाज्मा है, ब्लड का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। और यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो आपका आंसर होगा रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा कि रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, लेकिन प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो प्लाज्मा में आपका 90% पानी होता है, 7% आपका प्रोटीन होता है और कुछ अन्य जो आपका बच जाता है कण वो आपका शामिल होता है। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा यह रक्त का 55% भाग होता है। और प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो आप कहेंगे 90% पानी होता है। उसके बाद दूसरा जो सबसे अधिक है वो आपका प्रोटीन है। अब देखिएगा, प्लाज्मा में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन है उसका नाम है फाइब्रिनोजोन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। दोनों प्रोटीन का नाम ध्यान में रखिएगा। ब्लड जो प्लाज्मा है वहाँ पे आपको फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ये दोनों प्रोटीन का कार्य क्या है? तो यह दोनों प्रोटीन का जो कार्य है ब्लड को जमा करना यानी जमाव करना, यानी आपका शरीर के अंदर ब्लड जमे नहीं। ठीक है, जिसके लिए हम लोग हिपेरिन को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फाइब्रिनोजोन और प्रोथ्रोम्बिन दिया हुआ है जो क्या कार्य करता है? रक्त जमाव में काम आता है। जब शरीर में कट छट कहीं हो जाता है तो जो ब्लड निकलना शुरू होता है तो उसको रोकने का जो कार्य करता है फाइब्रिनोजोन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। एक और प्रश्न पूछा गया था कि क्रिसमस फैक्टर जो है किससे संबंधित है? तो यह भी आपका रक्त जमाव से संबंधित है। अगर पूछा जाए आपसे क्रिसमस फैक्टर का संबंध किससे है तो वह रक्त जमाव से है। अब ब्लड प्लाज्मा में एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है एल्बुमिन। और एल्बुमिन का कार्य क्या होता है? तो एल्बुमिन प्रोटीन जो है ब्लड को गाढ़ा करता है। ध्यान से सुनिएगा, ब्लड में जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजोन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों का कार्य होता है ब्लड को जमाव करना। उसके अलावा जो प्रोटीन है एल्बुमिन,
एक ऐसा प्रोटीन जो ब्लड को गाढ़ा करने का काम करता है। और एक और प्रोटीन है ग्लोबुलिन। इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करना। तो आपसे हो सकता है इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से कौन सा प्रोटीन का निर्माण ब्लड प्लाज्मा में नहीं होता है। तो 4 प्रोटीन का नाम आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपका एल्बुमिन है जो ब्लड को गाढ़ा करता है। दूसरा आपका ग्लोबुलिन है जो आपको एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तीसरा और चौथा हो गया फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जिसका कार्य है ब्लड को जमाव करना। ठीक है, तो ये चारों प्रोटीन आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया यहाँ पे। आप समझिएगा कि जो रक्त बिंबाणु है जिसको हम लोग ब्लड कार्पल्स कहते हैं, इसमें क्या होता है? WBC, RBC और प्लेटलेट्स होता है। अभी जो हम लोग चर्चा किए कि ब्लड जो है 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जिसको हम लोग ब्लड प्लाज्मा कहें, और ब्लड प्लाज्मा के बारे में हम लोग प्रश्न को देख चुके हैं। अब ब्लड का दूसरा भाग पे हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है ब्लड कार्पल्स, जिसको हिंदी में रक्त कणिकाएं या फिर रक्त बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो रक्त बिंबाणु है इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है? तो एक आपको WBC पढ़ना है, दूसरा आपका RBC पढ़ना है, उसके बाद आपको ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग RBC के बारे में चर्चा करते हैं, और RBC से लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, इसको हम लोग हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, और यह रक्त कणिकाएं का 99% भाग होता है। फिर से आप रिवीजन कीजिएगा। अब मान लीजिए कि किसी का शरीर में 100 ml क्या है? ब्लड है। 100 ml ही मान लीजिए, कोई भी बोतल है या कहीं भी देखिए, तो 100 ml ब्लड है। तो उसमें क्या होगा? उसमें एक तो आपको 50% क्या होगा? 50% में आपको ब्लड प्लाज्मा पाया जाएगा। 50% में क्या होगा? उसमें आपको प्लाज्मा होगा। और 50% में आपका क्या हो जाएगा? 50 नहीं, यहाँ 55% था ना, ब्लड प्लाज्मा क्या है? 55% है। तो शेष जो आपका 45% है उसमें क्या क्या आपका है? उसमें है आपका RBC, उसमें है आपका WBC, और उसी में है आपका ब्लड प्लेटलेट। ठीक है, तो ब्लड जो है 2 भागों में बटा है। पहला भाग ब्लड प्लाज्मा है जो कि ब्लड का 55% है। दूसरा भाग जो है ब्लड कार्पल्स है जो कि रक्त का 45% है, और उसी में आपको RBC, WBC और प्लेटलेट्स भी शामिल है। अब समझिएगा, यह जो 45% है उसमें 99% क्या है? RBC है। अब मान लीजिए कि लगभग 44% क्या है? इसमें 44 से भी ज़्यादा क्या है? आपका RBC है, और शेष 1% जो बच जाता है लगभग, उसमें आपको WBC और प्लेटलेट्स शामिल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। खासकर परसेंटेज आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कितना क्या % पाया जाता है। तो RBC के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो RBC जिसको हम लोग लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं, और यह ब्लड कणिकाएँ का यानी कि ब्लड कार्पल्स का 99% होता है। और RBC का रंग लाल क्यों होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। RBC का आकार कैसा होता है? तो यह कॉनकेव होता है यानी कि उभय अवतल होता है। और RBC की उत्पत्ति कहाँ होता है? तो RBC का जो उत्पादन होता है वह भ्रूण अवस्था में लीवर में होता है, जबकि जन्म के बाद यह अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में होता है। ठीक है, RBC की अगर देखें और क्वेश्चन, तो RBC क्या है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और यह हीमोग्लोबिन कहाँ है? तो आपका RBC में ही है। RBC की मृत्यु की बात करेंगे तो लीवर और प्लीहा में होता है। RBC की मृत्यु की बात करेंगे तो यकृत एवं प्लीहा में होता है, लेकिन मुख्य रूप से यह तिल्ली यानी कि प्लीहा में होता है, जिसके कारण RBC का कब्रिस्तान किसको कहा गया है? तो RBC का कब्रिस्तान आपका प्लीहा को कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके RBC से संबंधित जो कि लगातार आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछा जाता है। अब नोट कीजिएगा कि ऊंचाई में जाने पर RBC की संख्या और आकार यानी कि नंबर और साइज दोनों में वृद्धि होता है। ध्यान से सुनिएगा, ऊंचाई पर आप जैसे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, लेकिन RBC की संख्या और साइज में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। अब स्प्लीन यानी तिल्ली की बात करें तो यह शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से किसे शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा स्प्लीन, जिसको हम लोग हिंदी में तिल्ली के नाम से जानते हैं। अगर RBC के जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है, और RBC में ही क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, क्योंकि इसी में आपका हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। शरीर के बाहर रक्त जमना यानी कटने पर रक्त जमता है फाइब्रोनिजन प्रोटीन के कारण। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बड़ा ही कन्फ्यूजन भी होता है यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि शरीर के
चोट लग जाने पर, शरीर को चोट लग जाने पर शरीर के बाहर रक्त जमना, यह किसके कारण संभव है? तो यह आपका फाइब्रोनोजोन प्रोटीन के कारण संभव है और यह आपको ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। लेकिन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन सा प्रोटीन? तो हिपेरिन प्रोटीन। रक्त को जमने से रोकने का काम कौन करता है? तो हिपेरिन करता है। और शरीर के अंदर ब्लड क्या होना चाहिए? जमना नहीं चाहिए। तो यह किसका काम होता है? तो यह हिपेरिन प्रोटीन का काम होता है। लेकिन जैसे ही आपका शरीर में कटछट होता है तो शरीर के बाहर ज़्यादा ब्लड निकलना नहीं चाहिए। तो यह निकलने से रोकने के लिए, यह ब्लड को जमाव करने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह फाइब्रोनोजोन प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। शरीर के अंदर जमने से रोकता है हिपेरिन, और शरीर के बाहर अगर कटछट चोट लग गया है तो उसको जमने में मदद करता है फाइब्रोनोजोन प्रोटीन। ठीक है, अब समझिएगा, हीमोग्लोबिन के एक अणु में ऑक्सीजन के 4 अणु का वहन होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन का अगर एक अणु है तो ऑक्सीजन के 4 अणु का परिवहन करेगा, वह अपने साथ लेकर चलता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा पाया जाता है। अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसके कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, थैलेसीमिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो थैलेसीमिया नामक जो रोग है आपका ब्लड से संबंधित है, आपका रक्त से संबंधित है। क्लियर? आरबीसी की बात करें तो आरबीसी क्या होता है? केंद्रक विहीन होता है, यानी कि इसमें कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद के रूप में ध्यान में रखना है कि ऊंट और लामा एक ऐसे स्तनधारी हैं, ऊंट और लामा 2 ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें क्या होता है? जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जनरली अगर देखिएगा तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद में ऊंट और लामा 2 ऐसे स्तनधारी है जिसमें आरबीसी में केंद्रक भी पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी की संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? आरबीसी की संख्या को ज्ञात कर पाते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य में अगर हीमोग्लोबिन को देखेंगे तो 100 ml ब्लड में क्या होता है? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब ब्लड परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया है? तो विलियम हार्वे ने किया है। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया है। तो दोनों अलग प्रश्न हैं। ठीक है, और ब्लड समूह की बात करें हम लोग तो ये जो रक्त समूह है 4 प्रकार के होते हैं। पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा ए बी है, चौथा आपका ओ है। तो रक्त समूह की संख्या कितनी है? तो 4 है, जिसका खोज किसने किया है? तो लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया है। अब ये चारों जो ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको हम लोग सर्वदाता कहते हैं? यानी कि किसी व्यक्ति में ओ जो है, ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो है वह सर्वदाता होता है। वह सभी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो 2 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता ग्रुप है, यूनिवर्सल ग्रुप है? तो आप कहेंगे ओ ग्रुप हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है तो उसका भी आंसर ओ हो जाएगा। क्लियर? अब समझिएगा सर्वग्राही। ठीक है, ए बी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वग्राही ग्रुप कहते हैं। वैसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वह क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति से ब्लड को ले सकता है। अब क्यों ले सकता है? क्योंकि ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ओ ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड देगा क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, और ए बी ब्लड ग्रुप सभी से ब्लड ले सकता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी से लगभग प्रश्न यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स, जिसको हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसका नाम ही है श्वेत रक्त कणिकाएं। यानी इसका रंग कैसा होगा? तो आप कहेंगे रंगहीन होगा, क्योंकि ये जो होता है इसमें आपको आरबीसी नहीं, इसमें हीमोग्लोबिन क्या है? नहीं पाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। ये कैसा होता है? तो यह रंगहीन होता है और यह रक्त का 1% भाग होता है, उससे भी कम होता है। ठीक है, और कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होगा डब्ल्यूबीसी आपका 5 प्रकार का होता है, और 5 प्रकार आपके लिए महत्वपूर्ण है। 5 प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी से क्या क्या प्रश्न होगा? पहला तो डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है? तो यह रंगहीन होता है। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं? तो डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी है 5 प्रकार में होता है, लेकिन 2 भागों में बटा होता है। एक तो आपका होता है कणिका विहीन,
यानी कि उसमें कण नहीं पाया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और दूसरा जो प्रकार होता है WBC का, वो आपका कण युक्त होता है। तो जो साइट है, यानी कि एक आपका मोनोसाइट है, दूसरा आपका लिम्फोसाइट है। पहले आप ध्यान में रखिए, WBC 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या होता है, उसमें कण नहीं पाया जाता है, यानी कि ये दोनों कण विहीन होते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि शेष 3 भाग जो है, जो आपका एस्नोफिल है, बैसोफिल है, ये सभी क्या है, न्यूट्रोफिल है, ये सभी आपका कण युक्त है। तो याद आप कैसे रखेंगे, तो WBC 5 प्रकार का होता है जिसमें साइट वाला है, यानी कण उसमें साइट कर दिया गया है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्लियर। अब देखिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा WBC सबसे बड़ा आकार का है, तो मोनोसाइट जो है यह सबसे बड़ा आकार का WBC है। ठीक है। और सबसे छोटा आकार का WBC कौन सा है, तो वो आपका लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट यह सबसे छोटा आकार का होता है। यह रोगों से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, मोनोसाइट सबसे बड़ा आकार का होता है। एक प्रश्न क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न, लिम्फोसाइट सबसे छोटा आकार का होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिम्फोसाइट WBC का एक ऐसा प्रकार है जो रोगों से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि एड्स नामक हो जाने पर इनमें से किसको प्रभावित करता है, तो एड्स हो जाने पर WBC का जो प्रकार है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट में भी कौन सा, तो T लिम्फोसाइट, यह प्रभावित हो जाता है। और यह जब प्रभावित हो जाता है तो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाता है, और जिसके कारण शरीर में जो रोग है वह पूरी तरह से अपना प्रभाव को दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये दोनों जो प्रकार है वो आपका कणिका विहीन है, यानी कि इसमें कण नहीं पाया जाता है। अब हम लोग तीसरा प्रकार देखेंगे, इसिनोफिल। यूसिनोफिल एक ऐसा आपका WBC है जो अम्लीय होता है। सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे, यूसिनोफिल एक ऐसा WBC का प्रकार जो अम्लीय होता है, जो एलर्जी संबंधित बीमारी को ठीक करता है। ठीक है। ये दोनों आपका यूसिनोफिल से ध्यान में रखना है। अब बैसोफिल की बात करें तो यह भी कणिका युक्त लेकिन क्षारीय होता है। फिर से सुनेंगे, एक तो कणिका विहीन वाला आपका क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे जो आपका है यूसिनोफिल, यह अम्लीय होता है। ठीक है। और ये किस में मदद करता है, एलर्जी संबंधित बीमारी को ठीक करने में। दूसरा आपका बैसोफिल है, ये क्या होता है, क्षारीय होता है। ये क्या होता है, क्षारीय होता है। और इसके द्वारा क्या होता है, तो हिपैरिन नामक प्रोटीन यौगिक का निर्माण होता है। और ये हिपैरिन क्या है, ये हिपैरिन नामक प्रोटीन वही है जो आपके शरीर में ब्लड को जमने से रोकने में मदद करता है। ठीक है। और तीसरा जो और भी महत्वपूर्ण है, न्यूट्रोफिल के बारे में जान लीजिए कि न्यूट्रोफिल क्या है, सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले WBC का प्रकार है, और इसके द्वारा भी रोगाणु को नष्ट किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि WBC कितने प्रकार के हैं, तो आप कहेंगे 5 प्रकार के हैं। और पांचों में जो आपका कणिका विहीन है उसका नाम है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट क्या है, सबसे बड़ा WBC है। लिम्फोसाइट क्या है, तो ये सबसे छोटा आकार का होता है। और इयोसिनोफिल जो है आपका अम्लीय होता है। और बैसोफिल क्या होता है, क्षारीय होता है। न्यूट्रोफिल क्या होता है, सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला WBC का प्रकार होता है। तो यहाँ पे RBC WBC आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें कुछ और प्रश्नों की, तो जब ब्लड में असामान्य रूप से WBC की संख्या बढ़ जाती है तो उसको हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग कहते हैं। देखिए, जब आपके ब्लड में असामान्य रूप से WBC की संख्या बढ़ जाए, अचानक से आपके शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाए, तो कौन सा रोग हो जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर WBC की संख्या असामान्य रूप से शरीर में कम हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ल्यूकोपीनिया नामक रोग कहते हैं। तो WBC अधिक होने से और कम होने से कौन सा रोग होता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब ऊंचाई पर जाने पर अभी हम लोग चर्चा की है, WBC की संख्या और आकार दोनों में वृद्धि होता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। RBC का अन्य नाम कई बार पूछा गया है, एरिथ्रोसाइट। RBC का अन्य नाम आप ध्यान में रखेंगे, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, जबकि WBC का जो अन्य नाम है उसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। WBC का अन्य नाम क्या है, आपका ल्यूकोसाइट है। RBC की संख्या की अगर आप बात कर लेंगे तो RBC की संख्या 50 से 55 लाख प्रति mm³ होता है। और WBC और RBC का अनुपात अगर देखेंगे तो 1:600 होता है, यानी कि WBC 1 है तो वहाँ पे RBC की संख्या आपको 600 दिखाई देगा। ठीक है। और RBC की संख्या बढ़ना पॉलीसाइथीमिया कहलाता है और कम होना एनीमिया कहलाता है। फिर से आप ध्यान दीजिएगा,
आरबीसी की संख्या अगर बढ़ गया तो उसको हम लोग पॉलीसिथीमिया कहते हैं, लेकिन अगर आरबीसी की संख्या आपके शरीर में कम हो गया है तो उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि डब्ल्यूबीसी को अधिक होने से क्या होता है, कम होने से क्या होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाने से और कम जाने से कौन सा रोग आपका होता है। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वह आपका ब्लड प्लेटलेट्स है, जिसको हम लोग रक्त बिंबाणु कहते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा प्लेटलेट्स के बारे में। ये एक सामान्य मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो औसत संख्या 2.5 से 3 लाख mmQ होता है। 2.5 से 3 लाख mmQ होता है। और प्लेटलेट्स क्या होता है, यह सिर्फ स्तनधारी में पाया जाता है, जिसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो रक्त को गाढ़ा बनाता है और रक्त को जमने में मदद करता है। प्लेटलेट्स की संख्या एक वयस्क मनुष्य में, एक सामान्य मनुष्य में 2.5 से 3 लाख mmQ होना चाहिए। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है ब्लड को गाढ़ा बनाना और रक्त को जमने में मदद करना। ठीक है, ये नहीं कि पूरा ब्लड क्या हो जाए, पानी की तरह पतला हो जाए। तो ये प्लेटलेट्स का काम हो गया। अब देखिएगा डेंगू नामक जो बीमारी है उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। डेंगू नामक बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नोट कीजिएगा आरएच फैक्टर का खोज किसने किया है, तो लैंड स्टेनर तथा बीनर ने किया है। किसमें किया है, तो रिसस नामक बंदर के ब्लड में किया था। ठीक है, तो खोज के बारे में क्या क्या है, एक तो आपको रक्त परिसंचरण तंत्र है जिसका खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है। दूसरा आपका है ब्लड ग्रुप, जिसका खोज आपका लैंड स्टीनर ने ही किया है। और तीसरा है आरएच फैक्टर, जिसका खोज लैंड स्टीनर और उनका शिष्य विनर ने किया था। कहाँ किया था, किस में किया था, तो ये आपको रिसस नामक बंदर के ब्लड में किया था। रक्त आधान से भी प्रश्न पूछा जाता है। रक्त आधान में रक्त के प्रकार के साथ आरएच कारक का भी मिलना जरूरी है, यानी कि आप ब्लड किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो वहाँ पे ग्रुप के साथ साथ आरएच फैक्टर का भी मिलना जरूरी होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एक वयस्क मनुष्य में उसके वजन का 7 से 8% ब्लड होता है। एक वयस्क मनुष्य, मान लीजिए अगर वह मनुष्य 100 kg का है तो उसमें एवरेज क्या होगा, ऐसे तो 7 से 8% यानी कि 7 से 8 लीटर ब्लड होगा, लेकिन एक एवरेज देखा जाता है सभी मनुष्य में तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा। दूसरा आप ध्यान में रखिएगा एक वयस्क में उसके वजन का कितना प्रतिशत ब्लड पाया जाता है, तो उसके वजन का 7 से 8% जो है ब्लड पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल ब्लड का कितना प्रतिशत दान कर सकता है, तो उसका आंसर होगा 10% दान कर सकता है। और एक स्वस्थ मनुष्य 1 यूनिट यानी कि 450 ml ब्लड को एक बार में दान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में 6 या 7 लीटर ब्लड है तो आप एक ही बार में चाहेंगे कि 2 यूनिट 3 यूनिट हम ब्लड डोनेट कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, केवल और केवल 1 यूनिट ब्लड यानी कि 450 ml ब्लड को ही एक बार में आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज से भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। और प्लाज्मा के द्वारा क्या होता है, तो प्लाज्मा के द्वारा भोजन का जो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन युक्त कचरा है उसका परिवहन किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, या फिर डायरेक्ट पूछा गया है कि भोजन में कचरे का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, तो प्लाज्मा के द्वारा ही किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ब्लड प्रेशर को हम किससे मापते हैं, तो आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। और ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति में, तो 120/80 mmGH होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक जो होता है वो आपका कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे रक्त वाहिनियाँ के ऊपर में, रक्त वाहिनियाँ के ऊपर में। तो देखिए शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है। आपके जो शरीर हैं उसमें अनेक प्रकार के रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, जिसका कार्य क्या होता है, ब्लड को एक स्थान से दूसरे जगह ले जाना। और शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनी होती है, एक तो आपका धमनी होता है, दूसरा आपका सीरा होता है। अब यहाँ से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि धमनी में जो ब्लड पाया जाता है वह कैसा ब्लड पाया जाता है, तो उसको हम लोग आगे चर्चा करते हैं। पहले आप समझिए धमनी के बारे में। तो धमनी जो है यह रक्त को हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है या भेजता है। यानी धमनी का क्या कार्य है, तो धमनी का कार्य है कि ब्लड को हृदय से लेगा, कहाँ से, हार्ट से लेकर कहाँ तक पहुँचाएगा, तो पूरा शरीर में फैलाएगा। और इसमें कैसा ब्लड पाया जाता है, तो इसमें आपका शुद्ध ब्लड पाया जाता है।
लेकिन शिराएं जिसको हम लोग नस कहते हैं उसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य है कि शरीर के सभी अशुद्ध रक्त को कहाँ लाकर देना, तो हृदय में लाकर जमा कर देना। और हृदय से जो साफ ब्लड है, जो फ्रेश ब्लड है, उसको ले जाने का काम कौन करेगा, तो हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाने का काम धमनी के द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद भी है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान रखेंगे धमनी के बारे में कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। कभी भी आपको शुद्ध रक्त पूछे कि शुद्ध रक्त में कौन सा गैस का परिवहन होता है, तो उसमें ऑक्सीजन गैस होता है, ठीक है। और इसका रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। तो धमनी में शुद्ध ब्लड होता है, और शुद्ध ब्लड कहने का मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। लेकिन अपवाद में आप ध्यान में रखेंगे, एक आपका फुफ्फुसीय धमनी होता है, इसमें कैसा ब्लड पाया जाता है, तो इसमें आपको अशुद्ध ब्लड पाया जाता है, ठीक है। और धमनी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर अधिक होता है, और यह हृदय से शरीर की तरफ रक्त को ले जाता है। इसमें कोई भी वाल्व नहीं होता है, समझते चलिएगा। धमनी में कैसा ब्लड होता है, तो आप कहेंगे शुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड का मतलब क्या हो गया, तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो गया। लेकिन कौन सा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, तो आप कहेंगे फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अच्छा, धमनी में ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर होता है या फिर शिराएं में, तो आपका आंसर होगा धमनी में सबसे अधिक ब्लड प्रेशर होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य आप समझेंगे हृदय से शरीर की तरफ रक्त को ले जाना। ये जो धमनी है इसमें कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता है। आप चापाकल में जो देखते हैं नीचे में जो आपका सॉकेट लगा होता है एक तरह से, उसको हम लोग एक तरह से वाल्व कहते हैं। वाल्व कुछ इस प्रकार से आप समझिएगा, ये आपका मान लीजिए क्या है, ये आपका धमनी है, तो इसमें कोई भी वाल्व इस प्रकार से यहाँ पे लॉक नहीं पाया जाता है। अब क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और प्रेशर ज़्यादा रहने के कारण मान लीजिए ब्लड को इस तरह इस ओर क्या होना है, प्रवाह होना है, तो इस ओर जब ये ब्लड प्रवाह होता है तो इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये ब्लड जो है वापस ये जो अपना दिशा में आ नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी क्या होता है, आपका वाल्व नहीं होता है। लेकिन ये जो शिराएं हैं उसमें क्या होता है, वाल्व होता है। शिराएं में जो वाल्व होता है उसका कारण ये है कि शिराएं में जो ब्लड प्रेशर होता है वह कम होता है, तो इसमें डर रहता है कि ये जो ब्लड है कहीं अपने दिशा में वापस ये ना आ जाए, जिसके लिए इसमें क्या है, आपको वाल्व दिया गया है। तो केवल आपको कुछ प्रश्न को ध्यान में रख लेना है धमनी के बारे में। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है धमनी से। धमनी में शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड। कौन सा धमनी आपका शुद्ध ब्लड ले जाता है, तो वो आपका फुफ्फुसीय धमनी हो जाएगा। धमनी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर अधिक होता है। धमनी का कार्य हृदय से शरीर की तरफ रक्त को ले जाना होता है। धमनी में क्या होता है, कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता है, और कोई भी वाल्व इसमें नहीं पाया जाता है। दीवारें क्या होती है, अत्यधिक रक्तचाप को झेलने के लिए मोटी और मजबूत होती है। धमनी जो होता है शिराएं के तुलना में इसका जो दीवार है, जो आपका त्वचा है, वो मोटी होती है, और मोटी होने के कारण ही यह हाई ब्लड प्रेशर को क्या करता है, झेलने का कार्य करता है। धमनी में प्रवाहित जो आपको रक्त है वो स्पंदन नाड़ी द्वारा पता कर सकते हैं। डॉक्टर को देखते हैं कि आप जब तबीयत खराब होता है तो हाथ जो नाड़ी है उसको पता करके उसको दबा कर चेक कर लेता है कि इसका ब्लड प्रेशर कैसा है, ठीक है। तो ये जो आपका स्पंदन है वह क्या दर्शाता है, तो धमनी में जो प्रवाहित ब्लड है उसका प्रेशर को दर्शाने का कार्य करता है। तो यह हो गया आपका धमनी के बारे में। अब देखिए धमनी और शिरा को एक साथ पढ़िएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब नोट कीजिएगा, धमनी में अभी हम लोग चर्चा किए कि इसमें शुद्ध रक्त होता है, लेकिन शिराएं में क्या होगा, अशुद्ध रक्त होगा। शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होगा, ठीक है। धमनी में क्या होता है, शुद्ध होता है, लेकिन अपवाद में फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध होता है। अब शिरा में शुद्ध रक्त नहीं होता, इसमें अशुद्ध होता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा में क्या होता है, इसमें आपका शुद्ध रक्त होता है। धमनी में ब्लड प्रेशर अधिक होता है, लेकिन शिरा में ब्लड प्रेशर कम होता है। धमनी में आपका देखेंगे कोई भी वाल्व नहीं लगा है, लेकिन शिराएं में वाल्व लगा होता है। धमनी का कार्य होता है हृदय से शरीर की तरफ ब्लड को ले जाना, लेकिन शिराएं का काम होता है शरीर से हृदय की ओर ब्लड को लाना। धमनी की जो दीवारें होती है वो अत्यधिक रक्तचाप को झेलने में मजबूत होता है, लेकिन इसका जो आपका शिराएं का जो दीवार होता है वो पतला और कमज़ोर होता है, ठीक है। यानी कि धमनी का ठीक विपरीत आपका शिरा होता है, और शिराएं का जो ठीक विपरीत है वह आपका धमनी होता है। तो दोनों आप एक साथ यहाँ पे याद रखिएगा। अब हम लोग हृदय यानी कि हार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। हृदय के बारे में आप समझिएगा कि क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका हृदय के बारे में यहाँ से कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए समझिएगा। हृदय वह अंग है जो ब्लड द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है, और यह 24 घंटे निरंतर धड़कता रहता है।
हृदय का क्या कार्य होता है? तो हृदय वह अंग है जो ब्लड द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और यह 24 घंटा धड़कने का कार्य करता है और इसी में क्या होता है, आपका ब्लड शुद्ध होता है। ठीक है। हमारा हृदय जीवन भर बिना रुके हुए रक्त को पंप करने का कार्य करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हृदय कहाँ स्थित होता है? तो हृदय आपका वक्ष गुहा में स्थित होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाएं तरफ झुका रहता है। हृदय कहाँ होता है? तो दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाएं तरफ झुका रहता है। और हृदय क्या है? तो हृदय अत्यंत कोमल और मांसल संरचना है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई हड्डियां नहीं पाई जाती है। जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? हृदय पेशी के द्वारा होता है। हृदय क्या है? तो हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है जिसको हम लोग पेरिकार्डियम भी कहते हैं, जो हृदय को क्या करता है? बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है। तो हृदय क्या है? तो हृदय वह अंग है जो ब्लड को क्या करता है? पंप करने का काम करता है और यह शरीर में 24 घंटे लगातार धड़कता रहता है। ठीक है। और इसकी संरचना कैसी होती है? तो कोमल और मांसल संरचना होता है और यह जो होता है दोनों फेफड़ों के बीच में घिरा होता है। हृदय की अगर बात करें तो मनुष्य का हृदय, यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि मानव का जो हृदय है वह 4 कक्ष में विभाजित होता है। मानव का जो हार्ट है, ये जो मानव का हृदय है कुछ इस प्रकार से, ये मानव का हृदय यहाँ पे 4 कक्ष में बटा होता है। ठीक है। और उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा 1 सेकेंड, आप लोग पिक्चर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करें। अच्छा, आप यहाँ पे समझिएगा कि किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। तो ये जो है शरीर के आपका विभिन्न भाग है। अब शरीर के विभिन्न भाग से अशुद्ध ब्लड को कौन ले जाएगा? तो अभी हम लोग चर्चा किए थे, अशुद्ध ब्लड को सीरा के माध्यम से ले जाया जाता है। और ये अशुद्ध ब्लड कहाँ पहुँच जाता है? तो हृदय जो आपका है, जो ये अभी हम लोग चर्चा किए थे, हृदय आपका 4 चैम्बर में विभाजित है। तो ऊपर वाला जो है ये आपको दाहिना आलिंद है और नीचे वाला आपको दायां निलय हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये आपको बायां बी और ए, बायां आलिंद है और नीचे आपका बायां निलय हो जाएगा। ठीक है। तो ऊपर में जो है आपको आलिंद है, नीचे में जो है आपको निलय है। तो शरीर के जो विभिन्न भाग है वहाँ से अशुद्ध ब्लड को कौन ले जाएगा? तो अभी हम लोग चर्चा किए, सीरा के माध्यम से जाता है और ये सिराएं के माध्यम से अशुद्ध ब्लड आपके दाहिना आलिंद में पहुँचता है। और दाहिना आलिंद में कैसा ब्लड है? तो आप कहेंगे अशुद्ध ब्लड है। तो अशुद्ध ब्लड दाहिना आलिंद से दाहिना निलय में किससे होकर आता है? तो ये आपका त्रिवेलनी कपाट के माध्यम से दाहिना आलिंद का अशुद्ध ब्लड दाहिना निलय में चला आता है। तो दाहिना निलय में भी कैसा ब्लड है? तो आप कहेंगे अशुद्ध ब्लड है। अब समझिएगा, सिराएं में क्या होता है? आपका सिराएं में क्या होता है? अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। लेकिन धमनी में शुद्ध ब्लड पाया जाता है। लेकिन धमनी में एक अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी, उसमें आपका अशुद्ध ब्लड होता है। तो फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से जो दायां आलिंद में आपका क्या है, जो अशुद्ध ब्लड है, वो कहाँ चला जाएगा? आपका फेफड़ा में चला जाएगा। ठीक है। वो कहाँ चला जाएगा? आपका फेफड़ा में चला जाएगा। इसको आप समझिएगा, बहुत ही आसान है। आप इसको अगर समझ लीजिएगा तो आपका कोई भी प्रश्न इससे छूटेगा नहीं। देखिए, ये जो आपका शरीर है, ठीक है, शरीर से आपका ब्लड कहाँ चलाया? तो ये अशुद्ध ब्लड है, दाहिना आलिंद में आ गया। दाहिना आलिंद का अशुद्ध ब्लड त्रिवेलनी कपाट के माध्यम से दाहिना निलय में आ गया। तो दाहिना निलय में भी क्या है? अशुद्ध ब्लड है। तो अशुद्ध ब्लड जो है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, अशुद्ध ब्लड जो है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में चला जाएगा। और फेफड़ा में क्या है? साफ होने का कार्य होता है ब्लड का। अब समझिएगा, ये जो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा हम पढ़े थे अपवाद के रूप में, वो यहीं पे होता है। दाहिना आलिंद में क्या है? तो दाहिना आलिंद में अशुद्ध ब्लड है। दाहिना निलय में भी अशुद्ध ब्लड है। तो अशुद्ध ब्लड को फेफड़ा तक कौन ले जाएगा? तो फुफ्फुसीय धमनी ले जाएगा। लेकिन सभी धमनी में क्या होते हैं? शुद्ध ब्लड होते हैं। केवल और केवल ये फुफ्फुसीय धमनी है जिसमें अशुद्ध ब्लड होता है। अब ये ब्लड फेफड़ा में चला आया तो फेफड़ा में क्या होता है? शुद्ध ब्लड होता है। और अभी हम लोग चर्चा किए कि सीरा में क्या होता है? अशुद्ध ब्लड होता है। लेकिन सीरा में भी एक अपवाद है, फुफ्फुसीय सीरा, उसमें क्या होता है? आपका शुद्ध ब्लड होता है। तो ये जो फुफ्फुसीय सीरा है यह हृदय के पास, फेफड़ा के पास लगा होता है और फेफड़ा में ब्लड शुद्ध हो जाता है तो फुफ्फुसीय सीरा के माध्यम से बायां आलिंद में चला आता है। तो बायां आलिंद में और बायां निलय में आपका शुद्ध ब्लड पाया जाता है। तो बायां निलय में किसके माध्यम से आया है? तो मिट्रल आपका जो वाल्व है उसके माध्यम से आया है। और बायां निलय से ये जो ब्लड है वापस आपका शरीर के विभिन्न भागों तक यहाँ पर महाधमनी के द्वारा फैल जाता है।
तो उम्मीद करते हैं ये जो आपका धमनी वाला चीज़ है, धमनी, सिरा और जो हृदय का जो संरचना है, यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपको समझ में आया होगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर के समस्त अंग से अशुद्ध रक्त जो है सिराओं के माध्यम से दाहिना आलिंद में जाता है। दाहिना आलिंद के बाद ये आपको दायां निलय में जाएगा। उसके बाद पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, उसके बाद ये फेफड़ा में जाता है। वहाँ से आपको पल्मोनरी सीरा के, जिसको हम लोग फुफ्फुस सीरा कहते हैं, उसके माध्यम से शुद्ध ब्लड ये कहाँ जाता है, दायां आलिंद में जाता है। उसके बाद दायां निलय में जाता है। उसके बाद महाधमनी के द्वारा धमनी से शुद्ध रक्त वापस शरीर में चला आता है। तो जो हम लोग पिक्चर में अभी चर्चा किए हैं उसी को यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिएगा कुछ संरचनाएं हृदय में होती है, जैसे सेप्टम नामक रचना। सेप्टम नामक रचना जो हृदय में होता है, इसका कार्य होता है दायां आलिंद, दायां निलय को बाएं आलिंद और बाएं निलय से अलग करना। समझिएगा यहाँ पे स्पेस कम है और थोड़ा लिखने में इसमें परेशानी होता है, जिसके कारण आपको थोड़ा समझने में भी हो सकता है कठिनाई हो रही होगी। समझिएगा ऊपर वाला जो ये है आपका, ये हम लोग कहते हैं दाहिना आलिंद, और ये आपका है बायां आलिंद, और ये आपका है दाहिना निलय, और ये आपका है दाहिना दाहिना आलिंद, और ये आपका दाहिना निलय। तो ये हो गया, ये आपका बायां निलय हो जाएगा। अब ये सेप्टम नामक जो रचना है वो कहाँ पाया जाता है उसको समझिए। सेप्टम जो है दायां आलिंद और दायां निलय को, ये जो दायां आलिंद है और दायां निलय है, ये जो आपका दायां आलिंद है और दायां निलय है, उसको किससे अलग कर रहा है, तो आप कहेंगे बायां आलिंद और बायां निलय से अलग कर रहा है। इसका मतलब ये जो आपका सेप्टम है ये प्रकार का यहाँ पे है, ठीक है। ये क्या है, आपका सेप्टम है, क्योंकि ये जो सेप्टम है क्या कार्य कर रहा है, तो ये जो सेप्टम है आपका दाहिना आलिंद और दाहिना निलय को बायां आलिंद और बायां निलय से अलग करने का कार्य कर रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सेप्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, मानव के हृदय जो है आपका शरीर के सभी भागों का अशुद्ध रक्त ग्रहण करता है, फिर उसे साफ करने हेतु फेफड़ा में भेज देता है, और पुनः फेफड़ा से शुद्ध रक्त ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों तक पंप कर देता है। यह कार्य मानव के हृदय का होता है। और हृदय द्वारा जो ब्लड पर जो प्रेशर बनता है, रक्त पर दाब बनाने के लिए इसमें लगातार संकुचन और शीतलन होता है। हृदय द्वारा समझिए, हृदय क्या है, सिकुड़ता फैलता है, वही क्या है आपको उसके माध्यम से प्रेशर बनाता है। हृदय जो है सिकुड़ना और फैलना, उसके माध्यम से ब्लड पर प्रेशर बनाता है, और यह क्या होता है, यह आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। यह क्या होता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। और ध्यान रखिएगा कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है। हृदय की बात कर ले तो हृदय लगभग 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। हृदय की धड़कन पर कंट्रोल के लिए पोटेशियम आवश्यक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हृदय धड़कन पर कंट्रोल के लिए, यानी उसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो पोटेशियम की आवश्यकता होती है। रूमेटिक जो है हृदय रोग का इलाज एस्प्रिन की मदद से किया जाता है। तो रूमेटिक हृदय रोग जो है उसका इलाज किससे संभव है, तो ये आपका एस्प्रिन की मदद से इसका इलाज किया जाता है। हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। और हृदय की ध्वनि कैसा होता है, तो लबडब होती है। और हृदय जो है उसका ध्वनि को हम लोग किसके माध्यम से सुनते हैं, तो स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर को हम लोग स्फिग्नोमेनोमीटर से मापते हैं। तो ये सभी वन लाइनर प्रश्न है जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हृदय के धड़कनों को कंट्रोल जो होता है हृदय के दाएं आलिंद में पाया जाता है, जो एक तंत्रिका उत्तक गांठ है जिसे हम लोग एसए नोड कहते हैं। समझिएगा, एक नोड है जिसको हम लोग एसए नोड कहते हैं, ठीक है। ये तंत्रिका उत्तक एक प्रकार का गांठ है, एसए नोड। ये कहाँ पाया जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाए एसए नोड कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा यह हृदय के दाहिने आलिंद में पाया जाता है। तो पहला आपको ध्यान में रखना है, एसए नोड कहाँ पाया जाता है, तो हृदय के दाहिने आलिंद में पाया जाता है। एसए नोड का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है हृदय के धड़कन को कंट्रोल करना। ऐसा नहीं हो हृदय ज़्यादा धड़कना प्रारंभ कर दे या फिर हृदय आपको कम धड़कना शुरू कर दे, ठीक है। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि नेचुरल पेस मेकर के नाम से किसे जाना जाता है, तो एसए नोड को हम लोग नेचुरल पेस मेकर के नाम से जानते हैं। देखिए, आप सभी को मालूम है पेस मेकर क्या है।
कि ये एक प्रकार के कृत्रिम धड़कन को उत्पन्न करता है। मान लीजिए कि किसी का हृदय खराब है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने का काम, उसको चलाने का काम पेस मेकर के द्वारा किया जाता है। लेकिन भगवान के द्वारा जो नेचुरल पेस मेकर शरीर में लगाया गया है वो हृदय के दाहिने आलिंद में एस एनोड होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए पेस मेकर का कार्य क्या है, तो हृदय के धड़कन को कंट्रोल करने का काम होता है पेस मेकर का। नेचुरल पेस मेकर किसको कहते हैं, तो एस एनोड को हम लोग नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। एस एनोड को हृदय की गति प्रेरक तथा पेसमेकर भी कहा जाता है, क्योंकि धड़कनों को नियंत्रित हेतु किसी से विद्युतीय तरंग उत्पन्न होता है, किसी से नहीं इसी से, ठीक है। एस एनोड के माध्यम से ही धड़कन का क्या होता है, कंट्रोल करने का काम होता है और इसी में विद्युतीय तरंग भी उत्पन्न होता है। अब ईसीजी के बारे में पूछे तो इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है और इसका कार्य क्या होता है, हृदय रोग का अनुमान लगाना, ठीक है। तो ईसीजी का संबंध किससे है, तो हृदय रोग से हो जाएगा। अगर हृदय धड़कन की उत्पत्ति के आधार पर देखें तो यह दो प्रकार का होता है। एक आपका न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, हार्ट बीट की उत्पत्ति का केंद्र मस्तिष्क हो। समझिएगा, ये जो आपका हृदय धड़कन है, हृदय धड़कन की उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक आपका न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, कहीं भी आपका न्यूरो शब्द आए इसका मतलब समझिए मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। तो न्यूरोजेनिक हार्ट किसको कहते हैं, अगर हार्ट बीट यानी कि हृदय धड़कन की उत्पत्ति का केंद्र मस्तिष्क है तो उसको हम लोग कैसा हृदय कहेंगे, तो उसको हम लोग न्यूरोजेनिक हृदय कहते हैं। इस प्रकार के हृदय में क्या होता है कि प्राणी के सर को काट देने पर धड़कन तुरंत बंद हो जाता है। अगर मान के चलिए कि किसी का हृदय धड़कन कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, तो उसका मस्तिष्क से केंद्रित कंट्रोल हो रहा है, और उसका मस्तिष्क को हटा दिया जाए, उसका गर्दन को काट दिया जाए, तो वहाँ पे मस्तिष्क का तो कोई रोल नहीं रहेगा। यानी कि वहाँ पे न्यूरोजेनिक हार्ट वाले जो जीव जंतु है, अगर उनका सर को काट दिया जाए तो धड़कन तुरंत बंद हो जाता है। जैसे कशेरुक प्राणी जो है, कशेरुक प्राणी जो है उसको अगर छोड़ दें तो जितने भी हृदय हैं, तिलचट्टा हो गया, केचुआ हो गया, जोक हो गया, मछली है, ये सब में क्या है आपका न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है। एक आपका होता है मायोजेनिक हार्ट, वैसा हृदय जिसमें हृदय का धड़कन का जो केंद्र जो आपका कंट्रोल होता है हृदय की मांसपेशियों में स्थित होता है, जैसे मनुष्य, पक्षी और पशु। एक मनुष्य हो गया, दूसरा पक्षी हो गया और तीसरा आपका पशु हो गया। ये सभी में कैसा हृदय धड़कन पाया जाता है, तो मायोजेनिक पाया जाता है। मायोजेनिक हृदय किसको कहते हैं, तो वैसा हृदय जिसमें धड़कन का जो केंद्र होता है हृदय की मांसपेशियों में स्थित होता है। और ये किस में पाया जाता है, मनुष्य हो गया, स्तनधारी है, पक्षी है और पशु में पाया जाता है। लेकिन ये जो आपका न्यूरोजेनिक है वह आपका तिलचट्टा में, केचुआ में, जोक में और मछली में पाया जाता है। जब तिलचट्टा का आप सर काट देंगे तो इसका मृत्यु हो जाएगा, तुरंत ही मृत्यु होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका श्वसन जो है मस्तिष्क से कंट्रोल हो रहा है। ये जो आपका हृदय धड़कन है, ठीक है। अब नोट कीजिएगा हृदय के बारे में, मनुष्य में जो हृदय कक्ष है वो 4 चैम्बर में बटा होता है, लेकिन तिलचट्टा में जो हृदय है 13 कक्ष में बटा होता है। मछली में देखेंगे तो 2 होता है, उभयचर में देखेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, और मेढक में भी देखेंगे तो आपका 3 होता है। मनुष्य में 4 होता है, तिलचट्टा में 13 हृदय कक्ष होते हैं, मछली में 2 होता है, उभयचर यानी कि मेढक में 3 होता है, और उभयचर के साथ एक आपका सरीसृप है उसमें भी 3 होता है, लेकिन मनुष्य में 4 होता है। और मनुष्य के साथ साथ मगरमच्छ, मनुष्य और मगरमच्छ जो है उसमें 4 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। और पक्षी और स्तनधारी में 4, केचुआ में 8। आप ऐसे समझिए, इसको याद करने के लिए आप ऐसे समझिएगा, मनुष्य क्या है, स्तनधारी है, मनुष्य क्या है, स्तनधारी है, तो इसमें 4 जोड़ी हृदय कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और मछली जो है आपका यहाँ पे पानी वाला जो जीव है, जलीय जीव है, तो मछली में क्या होता है 2 जोड़ी हृदय कक्ष पाए जाते हैं। और जितने भी उभयचर हैं, चाहे वो मेढक हो या फिर कोई और प्राणी हो, मेढक हो या कोई और प्राणी हो, उभयचर और सरीसृप जो रेंग कर चलता है, ये दोनों में 3 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। यानी मछली में 2 हृदय कक्ष होगा, मनुष्य हो गया, मनुष्य के अलावे जो पक्षी हो गया, जो स्तनधारी हो गया, इसमें 4 हृदय कक्ष पाया जाएगा। और मेढक और उभयचर में जो है और सरीसृप, इसमें 3 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। अपवाद जो है सरीसृप का मगरमच्छ है, क्योंकि मगरमच्छ भी जो है सरीसृप में गिनती होता है, लेकिन इसमें 4 हृदय कक्ष पाया जाता है। केचुआ में देखें तो केचुआ में आपका 8 हृदय कक्ष पाया जाता है। तो ये सब प्रश्न हृदय कक्ष से कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जबकि स्पंज और हाइड्रा में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, ये जलीय जीव है, ये जल में ही रहते हैं और जल के माध्यम से ही इसका शरीर में भोजन का आवागमन होता है। यानी कि इसमें अगर बात करेंगे तो स्पंज और हाइड्रा इस समय क्या है आपका कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है और बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, तो तीनों को आप एक साथ ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पहला तो फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका संबंध हृदय की गति से संबंधित है। दूसरा आपका ईईजी है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ कहते हैं, इसका संबंध मस्तिष्क की गतिविधि से संबंधित है। तीसरा आपका ईओजी है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रो ओलिको और ग्राफ के नाम से जानते हैं, जिसका संबंध गति जो है आपका आँख की गतिविधि है उससे संबंधित है। यानी ईसीजी बोले तो हृदय हो जाएगा, ईईजी कहेंगे तो आपका मस्तिष्क हो जाएगा, और ईओजी बोलेंगे तो आपका आँख से संबंधित हो जाएगा। तो तीनों भी जो आपके लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। आगे आपका दिया हुआ है कि हृदय की जो आपका धड़कन है तेज होना, हृदय की धड़कन तेज होना क्या कहलाता है, तो टेकीकार्डिया कहलाता है, जबकि हृदय की धड़कन का धीमा होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। कार्डिया जहाँ भी आपका संबंध देखेंगे, कार्डियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हृदय का अध्ययन करते हैं, उसी तरह हम लोग न्यूरोलॉजी है जिसमें मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, तो न्यूरो शब्द होता है मस्तिष्क के लिए और कार्डियो शब्द होता है आपका हृदय के लिए। चिकित्सालय में यानी कि हॉस्पिटल में जो ब्लड है उसको लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर रखा जाता है, ध्यान रखेंगे। ब्लड को ब्लड बैंक में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है और इसमें जमने से रोकने के लिए सोडियम नाइट्रेट और सोडियम ऑक्जिलेट रसायन को मिलाया जाता है, ठीक है। और ब्लड बैंक किसको कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मनुष्य में ब्लड बैंक के नाम से किस अंग को जाना जाता है। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण की बात करें तो डॉक्टर वेणुगोपाल 1994 में, जबकि दुनिया में जो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा 1967 में किया गया था। और मानव हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वह आपका कार्डियोलॉजी कहलाता है। यहाँ से आपका जंतुओं में उत्सर्जन शुरू होता है, जिसको हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं आपका पादपों में उत्सर्जन, ये भी नहीं, पादपों में परिवहन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि परिवहन हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। तो पादपों में परिवहन क्या होता है, तो जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूल यानी कि जड़ के द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। जड़ों में मूल रोम होते हैं और इसी के माध्यम से पेड़ पौधे में क्या होता है, जल और खनिज लवण को अवशोषित करने का काम किया जाता है। वास्तव में जो आपका मूल रोम होते हैं, जो जड़ होते हैं, वो जल में घुले हुए खनिज पदार्थ, पोषक पदार्थ और जल के अंतर्ग्रहण के लिए क्षेत्र को बढ़ाने का काम करता है। जल में पोषक तत्व के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होते हैं उसे हम लोग जाइलम कहते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जाइलम का क्या कार्य होता है। तो जाइलम एक प्रकार का उत्तक है जो पौधा में पाया जाता है, जो पादप में पाया जाता है। और जाइलम का कार्य होता है कि जल में जो पोषक तत्व है यानी कि जल को अवशोषित करने का काम, जल को परिवहन करने का काम, एक जगह से पौधे के दूसरे भागों तक ले जाने का काम जाइलम के द्वारा किया जाता है। ज से जाइलम, ज से जल, ध्यान रखना है आपको। और पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है और भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाने और लाने का काम किसके द्वारा से होता है, तो वो आपका फ्लोएम के द्वारा होता है। यानी जाइलम एक ऐसा उत्तक जो पेड़ पौधा में जल को ले जाने का काम, परिवहन करने का काम करता है, जबकि फ्लोएम का जो काम है भोजन को ले जाने का कार्य किया जाता है। और ये दोनों के दोनों क्या है, तो ध्यान में रखना है, दोनों जो है आपका जाइलम और फ्लोएम पादप में पाए जाने वाले संवहन उत्तक है, ठीक है, पादप में पाए जाने वाले संवहन उत्तक है। कई बार आपको जाइलम के प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको जाइलम के प्रकार से प्रश्न को ध्यान में रखना है। जाइलम 5 भागों में बटी होती हैं। एक तो आपका वाहिनिकाएँ है, दूसरा आपका वेसल्स है, तीसरा आपका पेरेन्काइमा है और चौथा आपका जाइलम फाइबर्स है। और जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है यह क्या काम करता है, भोजन का संग्रहण यानी जमा करने का काम करता है, जबकि जाइलम फाइबर पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो जाइलम का कार्य आपको समझ में आ गया कि जल को ले जाने और लाने का काम यही करता है। और उसके बाद जाइलम 5 प्रकार के होते हैं। एक आपका वाहिनिकाएँ हैं, दूसरा वाहिकाएँ हैं, तीसरा जो है आपका जाइलम पेरेन्काइमा है, चौथा आपका जाइलम है फाइबर से। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है, जाइलम फाइबर का क्या काम है और जाइलम पेरेन्काइमा का क्या कार्य है। अब यहाँ पे नोट करेंगे कि जाइलम जो है आपका 5 प्रकार का है, लेकिन जाइलम में जो जाइलम पेरेन्काइमा है केवल वही जीवित है और शेष जो 4 प्रकार के जाइलम है वो क्या होते हैं, मृत कोशिका की बने होते हैं, ठीक है। तो जाइलम पेरेन्काइमा एक ऐसा जाइलम उत्तक है जो जीवित होता है। फ्लोएम की बात करें तो यह भी आपका 5 भागों में बटा होता है। अब इसमें नोट करेंगे फ्लोएम में फिलामेंट ही है जो मृत कोशिका का है, बाकी जीवित है। जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा जीवित है, बाकी सभी मृत कोशिका है, लेकिन फ्लोएम में फिलामेंट ही जो है मरा है, बाकी क्या है, सभी के सभी जीवित है। तो उम्मीद करते हैं आज आपको पादप और जंतु में परिवहन से संबंधित प्रश्न क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।